क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ये है पार्ट 1 जिसमें हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद उन पर AIATC के PYQs भी करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है फोर्स बिफोर एरिस्टोटल, यानी चले जाते हैं केवमैन के ज़माने में। और केवमैन जैसा ज़िंदा रहता था उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वो तो बेसिक नीड्स पर ही ज़िंदा रहता था। भूख लगी है तो खाना चाहिए, जानवर इर्द गिर्द है तो अच्छा शेल्टर चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए। बट दिक्कत ये है, ये सब कुछ उन्हें रेडीमेड नहीं मिलता था, उन्हें संघर्ष करके कलेक्ट करना होता था। तो मान लो उसे भूख लगी है, वो बाहर गया तो उसने देखा पेड़ पर जामुन लगे हैं, बट खाऊं कैसे। फिर उसने देखा अरे नीचे पत्थर है, पत्थर उठा करके मारा, हल्के से मारा तो जामुन गिरा ही नहीं। बट फिर जब उसने ताकत लगा करके मारा तो जामुन गिर गए। उसने नोट किया कि ताकत से जामुन को गिराया जा सकता है। सिमिलरली जब मुर्गा जा रहा था तो उसने पत्थर मारा, हल्के से मुर्गा तो निकल गया, लगा भी होगा तो मरा नहीं। उसने ज़ोर से मारा पत्थर, मुर्गा मर गया। तो उसने देखा कि ज़ोर से जब मैं पत्थर मारता हूँ तो मुर्गा भी मर जाता है। तो कहीं ना कहीं ताकत को वो फील कर पा रहा था कि ताकत की वजह से ही मैं पत्थर को खींच पा रहा हूँ, ताकत की वजह से ही हवा पेड़ को हिला पा रही है, ताकत की वजह से ही पानी में वो फ्लो आ रहा है। अगर हवा ज़ोर से नहीं आती तो पानी में फ्लो कैसे होता। तो ताकत को महसूस कर पा रहा था और उसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। पहली चीज़, इट चेंजेस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन और वाइसा वर्सा। जैसे अगर उसके टाइम में, केवमैन के टाइम में कह रहा हूँ, एक डंडी लेते थे, सामने पत्थर लगाते थे, फिर उसको शार्प करते थे और कहते थे ये मेरा एरो है, ठीक है, या भाला कहते हैं हम उसे, है ना, हिंदी में। तो भाला जब फेंकते थे तो बड़े जानवर को मार गिराते थे। तो जब ऐसा करना होता है उसके लिए ताकत लगता है। आज के जनरेशन में उतनी ताकत है नहीं। जैसे महाराजाओं के टाइम वैसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे थे, है ना। अब कहाँ वैसे लोग होते हैं, अब दुबले पतले होते हैं, क्योंकि उतना संघर्ष नहीं है फिजिकल, सारा मेहनत जो है वो मेंटल है। उस टाइम में फिजिकल मेहनत करना पड़ता था। तो आप देखो कि यहाँ पर पॉइंट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर रहा है। यानी भाला तो ऐसे ही था, उठा करके जब फेंका तो रेस्ट से वो मोशन में गया। क्या आपने नोट किया? सिमिलरली मान लो ऊपर से आम गिर रहा है तो वो तो मोशन में है, नीचे आकर के उसने कैच पकड़ा और फिर देखा वो रेस्ट पे आ गया। तो ताकत की वजह से ही कैच पकड़ पाए, ताकत की वजह से ही भाला फेंक पाए। तो भाला जब फेंका तो रेस्ट से मोशन में गया, आम जब मोशन में था ताकत से पकड़ लिया तो वो आ गया रेस्ट पे। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कर सकते हैं ताकत की मदद से। क्लियर है? दूसरा उन्होंने नोट किया कि आम मेरे पास आ गया, जोर से मारा उस पर तो क्या हुआ, गुठली बाहर आ गई। अरे नहीं, टेक्निकल टर्म्स में क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज़ भी चेंज हो गया। तो ये भी उन्होंने नोट किया कि ताकत की मदद से शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने नोट किया कि हम ताकत की मदद से एक्स वी एंड ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब एक्स वी ए उन्हें थोड़ी ना पता था, बट आपको तो पता है ना। एक्स यानी पोजीशन, वी यानी वेलोसिटी, ए यानी एक्सेलरेशन। जैसे क्रिकेट का बॉल सामने से किसी ने बॉलिंग की और आपके पास बैट था, ज़ोर से ताकत लगा करके 6 मारा। तो जब आपने ये चीज़ की है, 6 मारा है, तो आपने नोट किया 3 बातें हुई। पहली बात, बॉल तो सीधा आने वाला था और यहाँ पर रुकने वाला था, ठीक है। आपने ताकत लगा करके उसका पोजीशन चेंज कर दिया, तो ताकत से पोजीशन चेंज हो गई। फिर दूसरा, क्योंकि ज़ोर से मारा है तो बॉल में अब एक वेलोसिटी जनरेट हुई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जोरदार की, जो कि आगे 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 ऊपर 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 जाती रही, राइट। तो वेलोसिटी जो है वो जोर की बनी, और क्योंकि वेलोसिटी जोर की बनी, स्टार्ट में जोर की बनती है, जब ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन हो गया, और जब नीचे आ गया तो रिटार्डेशन हो गया। ये टेक्निकल बात आपको पता है, बट समझाना ये था, ये सब कुछ होने के लिए ताकत, फोर्स की नीड थी। फोर्स की वजह से ही ये सब हो पाया, नहीं तो कैसे होता। मान लो कि आप में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपको मैंने दारू पिला दी और बोला कि चलो अब क्रिकेट खेलते हैं। अब आप क्या ही हिट करोगे, ताकत है ही नहीं, हिलोगे डुलोगे, ठीक है, 6 कैसे मारोगे तुम। तो ताकत की वजह से ये सिनारियो हो रहा है। और फाइनली फोर्थ सिनारियो उन्होंने नोट किया कि 2 ऑपरेशन होते हैं ताकत से मोटा मोटी, एक होता है पुश, दूसरा होता है पुल।
पत्थर सामने है, रास्ता रोक रहा है, उसको पुश किया और रास्ता क्लियर किया तो पुश, ठीक है। और अगर पानी चाहिए, कुआं है, तो उसमें बाल्टी डाला और रोप से खींचा तो पुल किया। तो ताकत से पुश और पुल, ये दो ऑपरेशन होते हैं। क्लियर हो रही है बात? और इससे उनकी ज़िंदगी मस्त चली। फिर जैसे जैसे ह्यूमैनिटी एडवांस होती है, हमारे पास आ गए ये एरिस्टोटल, जो कि बहुत फेमस है, एप्टीट्यूड में भी आपने देखा है, सिलोजिज्म उसने दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें दी है अलग अलग फील्ड में। फिजिक्स में भी उसने एक बात कही। क्या बात कही उसने? इस सब को ऑब्जर्व करके, डेली लाइफ में ताकत को देख करके उसने कहा कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मूविंग। जैसे अगर मान लो कि एक कार्ट है, पहिया है, कार्ट है, उसको अगर चलाए रखना है तो कंटिन्यूस ताकत देना पड़ेगा। अगर आप ताकत नहीं देते हो, वो कार्ट वहीं पर रुक जाएगी। ताकत देते हो तो आगे भी बढ़ती रहेगी, अगर उस साइड से ताकत दोगे तो पीछे भी जाएगी। ताकत देना बंद करोगे तो रुक जाएगा। सिमिलरली स्टोन है, स्टोन को अगर मैंने ज़मीन पर रखा तो ज़मीन पर ही रहेगा। ताकत लगाओगे तो आगे जाएगा या पीछे भी जा सकता है, या फिर ताकत लगाओगे तो उसको आर पार भी कर सकते हो फेंक करके। इन शॉर्ट वो ये कह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। वो तो एक नेसेसिटी है ही है बॉडी को मोशन में रखने के लिए। बट आप सोच करके देखो, क्या एरिस्टोटल की ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है? डेली लाइफ में तो लगता है कि हाँ भाई ठीक ही कह रहा है ना, कोई भी चीज़ को चलाए रखने के लिए फोर्स तो देना पड़ता है, नहीं तो कैसे चलेगा। अभी भी देखो कि अगर ये रिमोट यहाँ पर है, अगर मैंने उसको ताकत लगा करके यहाँ पर लाया तभी वो आया। अपने आप आ जा रिमोट, बिगर ताकत आ जा यहाँ पर, आ जा, नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ आप देखो आपके इर्द गिर्द, आपको पता चलेगा कि बिना ताकत के चीज़ हिलती नहीं है। तो आपको लग रहा है ये 100% सही स्टेटमेंट है? रॉन्ग। इसलिए मैंने लिखा है फैलेसी। फैलेसी सच नहीं होता, एक बिलीफ होता है जो कि एक गलत बात हो गई, ठीक है। ट्रूथ का ऑपोजिट होता है फैलेसी। तो ये फॉल्स हो गया। कहाँ पर फॉल्स हो गया? फॉल्स यहाँ पर हो गया कि आइस क्यूब अगर ज़मीन पर खिसकाए, एक बार धक्का मारा, थोड़ा सा आगे जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लगा हुआ है तो उसको अपोज करेगा और रुक जाएगा। इसलिए अगर आइस क्यूब को वापस आगे धक्का, मतलब आगे बढ़ाना है तो धक्का देते रहना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल के हिसाब से तो ये ठीक है। बट सोचो कि अगर आइस क्यूब को मैं रखा फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, फ्रिक्शन का फोर्स ही नहीं है, और मैंने उसको एक ही बार धक्का दिया, तो क्या होगा? तो वो कंटिन्यूसली आगे ही चलता रहेगा ना, सेम स्पीड के साथ आगे ही चलता रहेगा। कब तक? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स है नहीं, तो रोकेगा कौन उसको? कोई नहीं रोक सकता। चलता ही रहेगा विदाउट अप्लाइंग कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स। मैं तो एक ही बार लगाया, बट वो चलता ही रहा। तो यहाँ पर एरिस्टोटल फेल हो गया। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो धरती का एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ धरती के बाहर स्पेस में, कि अर्थ मूविंग इन स्पेस विदाउट अप्लाइंग कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स। अर्थ घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। अच्छा, कोई उसको हाथ से धक्का दे रहा है क्या कि अरे जा भाई सो के लिए जा, आज का दिन तो जा, कल फिर धक्का दे दूंगा? ऐसा तो कर नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली घूमते जा रहा है। सो अर्थ मूविंग इन स्पेस विदाउट अप्लाइंग कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स, ये सारी चीज़ें एरिस्टोटल को ये इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो डेली लाइफ में देखा नहीं ना उसने। वो बहुत ही मस्त आदमी था, डेली लाइफ को देख करके फॉर्मुलेशन में लेकर आता था, इमेजिनेशन पर ज़्यादा नहीं जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट अर्थ मूविंग इन स्पेस विदाउट अप्लाइंग कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स, इधर भी एरिस्टोटल की जो स्टेटमेंट है वो फेल हो गई। सो इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो उसने क्या मिस किया था? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कैसे बिहेवियर होगा, ये इसने मिस कर दिया था। वो फ्रिक्शन सरफेस में तो एरिस्टोटल बहुत सही है, उस पर तो कोई संदेह नहीं है, और हम जो जीते हैं उसमें फ्रिक्शन तो रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए एरिस्टोटल वहाँ पर सही है। बट रियलिटी फिजिक्स तो 100% ट्रूथ पर होता है कि कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये एरिस्टोटल गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, ये गलत किसने प्रूव किया? गैलीलियो ने चैलेंज किया था एरिस्टोटल को, है ना। तब तक तो एरिस्टोटल जिंदाबाद था, एरिस्टोटल मुर्दाबाद तब हुआ जब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया घर बैठ के, और फिर नोट किया अरे एरिस्टोटल तो कुछ गलत ही बता रहा था, असलियत तो कुछ और है इस मोशन इन अ बॉडी की। तो उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट किया सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट। क्या था उसमें? ऊपर रखा बॉल को,
है ना, स्लोप नीचे बनाया और छोड़ दिया तो बॉल नीचे आ गया। फिर नीचे रखा और थोड़ी सी उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी कि जाओ ऊपर, तो ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। और फिर हॉरिजॉन्टल पर रखा और उसने पुश किया तो ऐसे गया। तो उसने 3 बातें नोट की, ये एक्सपेरिमेंट करके 3 अलग अलग इंक्लिनेशन थे, स्लोप नीचे, ऊपर और ये फ्लैट। उसने 3 बातें नोट की कि फर्स्ट में ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ऑब्वियस है ना, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। रोलर कोस्टर में भी आपके साथ यही होता है, स्टार्ट में आपको इधर रखता है और फिर जब नीचे वाला तय करना हो रास्ता तो कैसी स्पीड जब करके बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। फिर इसमें उसने नोट किया कि वो ऊपर जाने में उसको आलस आता है। माउंटेन चढ़ते हो तो आलस नहीं आता, स्टार्ट में तो लगता है हाँ बहुत चढ़ूंगा एकदम दम, धीरे 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 आपकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, कम हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट मूव्स अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। और जब फ्लैट होता है तो ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कांस्टेंट स्पीड, प्रोवाइडेड अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें फ्रिक्शन होगा तो स्पीड कम होते जाएगी और रुक जाएगा। तो वो नोट कर रहा था कि फ्रिक्शनल लेस अगर सरफेस हो तो कैसा होगा, ये भी फ्रिक्शनल लेस, ये भी फ्रिक्शनल लेस, ये भी, ठीक है। तो इसमें उसने देखा कि स्पीड बढ़ती रहेगी, इसमें स्पीड कम होती रहेगी, इसमें कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। नोट करना, फ्रिक्शन वाला हो तो कांस्टेंट स्पीड से कैसे जाएगा, एक बॉल लो ज़मीन पर डाल दो ऐसे, वो रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चलता रह सकता क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से गति कम होती रहेगी और एक जगह पर रुक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट की उसने। फिर दूसरा उसने नोट किया डबल इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी सही एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया, वो जो ऐसा था ना उसको अब मोड़ दिया, ये सिंगल इंक्लाइन था उसको ऐसे मोड़ दिया तो डबल इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड यानी झुका दिया, ठीक है। जब ऐसा किया अब बॉल को यहाँ से छोड़ा, जब बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे नीचे ट्रैवल किया, इसके पार नहीं गया। गजब बात हो गई, सिर्फ ऐसे ही उसको छोड़ा। दम लगा के छोड़ते तो ऑब्वियसली आर पार हो जाता, ठीक है, बट इसको ऐसे रखा और छोड़ दिया और वापस यहाँ पर आ गया। पता है कहाँ पर आया? काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो हाइट है इनिशियली, उसी इनिशियल हाइट पर ये वापस आ गया और फिर नीचे गया। नोट कीजिएगा, यहाँ पर इनिशियल उसने स्टार्ट किया था, बॉल को छोड़ा और यहाँ पर जब फाइनल आया तो उसी पोजीशन पर आया, सेम टू सेम हाइट पर आ गया। और उसने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा है ना बेंड करते हैं, एकदम ऐसा रखा है ना, थोड़ा सा बेंड करके उसको इधर लेकर जाते हैं। आपने ये नोट किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेंड करके उसको वैसे लेकर गए। तो अभी भी उसने वही किया कि यहाँ से छोड़ा इनिशियली और यही हाइट पर वो आ करके फिर नीचे गया, वही डिस्टेंस वही हाइट उसने ये किया, कैप्चर किया। फिर उसने ये सोचा एक काम करते, ये वाला पार्ट है ना उड़ाई देते, फ्लैट कर देते एकदम से तीसरे में। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया और छोड़ दिया, सोचो क्या हुआ होगा। अगेन नोट कीजिएगा, ये सारा एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है? फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे हो रहा है। सोचो क्या हुआ होगा। वो बेचारा ये जो बॉल है वो ढूंढ रहा था, मैं अपनी हाइट पर आना चाहता हूँ, बट तुमने सेटिंग ऐसे कर रखी है कि वो अपनी हाइट पर आ ही नहीं सकता। इसलिए ये वो हो चुका है जो आप होते हो, अरिजीत सिंह, सुनते हो कब? जब हो जाता है ब्रेकअप होने के बाद आपकी इच्छा क्या होती है? काश वापस एक बार वो मिल जाए, और अगर नहीं मिलती है तो आजीवन उसकी याद में चलते रहते हो। तो ये बॉल आजीवन अपनी उस एक्स की याद में चलता रहा, क्योंकि वो हाइट वापस नहीं आई तो बेचारा वो चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है। अगर मान लो फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ने वापस मिला दिया है ना, यानी वो हाइट तक वो वापस आ गया, तो ठीक है, तो फिर वो उधर तक जाएगा और फिर बाद में नीचे आ करके रिलैक्स शांत हो जाएगा। तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक ये इस हाइट पर आ नहीं जाता। तो आप देख सकते हो कि इसमें तो उसने इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल किया। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, पूरा ये फील है फिजिक्स का। सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार करके कुछ नहीं होगा, फिजिक्स का फील लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस की बातें हो रही है। फर्स्ट केस में इनिशियल हाइट फाइनल हाइट सेम, सेकेंड में डिस्टेंस बढ़ी, उसने ज़्यादा ट्रैवल किया। आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस कम था, यहाँ पर ज़्यादा था, उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, ठीक है, बट उसने मेक श्योर किया कि जो मेरी इनिशियल हाइट है वही मेरी फाइनल हाइट के बराबर आ जाए, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तीसरे में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, बेचारा ब्रेकअप का मारा,
अपना देवदास मोड में वो कांस्टेंट स्पीड में चलता ही रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया इस उम्मीद में कि काश कभी वो वापस हाइट मिल जाएगी। तो उसको तो वो हाइट मिली नहीं कभी, सेम हाइट, इसलिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चलता ही रहा थर्ड वाले केस में। चलिए, तो यहाँ से इस दो एक्सपेरिमेंट से उसने बातें कंक्लूड की। पहली बात कि एरिस्टोटल तो रॉन्ग है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस में आप देख पा रहे हो जब बॉल चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उसको धक्का कौन दे रहा है? हर टाइम पर उसे धक्का कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, फिर भी चलता जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं। तो ये उसने नोट किया कि फ्रिक्शनलेस केस में एक्सटर्नल फोर्स तो मैंने दिया नहीं, फिर भी वो बॉल चलता जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो एरिस्टोटल गलत हो गया। दूसरा, उसने ये एक कंसेप्ट इजाद किया कि इनर्शिया नामक चीज़ होती है। उसके हिसाब से इनर्शिया क्या था और फिर न्यूटन ने क्या इनर्शिया बताया, दोनों में फ़र्क है। इसने इजाद किया इनर्शिया, न्यूटन ने उसे ख़त्म किया कि मैं बताता हूँ जी इनर्शिया क्या होता है ना, विथ फॉर्मुलेशन एंड विथ एवरीथिंग। तो वैसी बात है, न्यूटन भाई तो पीएचडी थे, बट ये बेचारों ने जो काम किया है वो बढ़िया किया है, ठीक है। तो इनर्शिया इसके हिसाब से था द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स मोशन अनलेस डिस्टर्ब, जैसे आप आदत सी है हमको ऐसे जीने में, इसी को इनर्शिया कहते हैं। आदत सी है हमको ऐसे जीने में, हाँ बस यही है इनर्शिया, कि जिसमें हम है उसी में रहने दो, ठीक है। अगर कोई हमको आ करके चपेट मारे तभी हम बदलेंगे, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हाँ, वो हम ही है, इनर्शिया है ना हमारे में, हम आदत से मजबूर। तो जब तक लात नहीं मिलेगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, तब तक हम बदलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर टेक्निकल भाषा में मैं बता देता हूँ, रोलिंग बॉल विथ कांस्टेंट स्पीड विल स्लो ओवर टाइम एंड स्टॉप ऑन अ सरफेस विद दी फ्रिक्शन। जैसे अगर यही इसमें मैंने फ्रिक्शन लगा दिया होता तो ऊपर से आप डालते तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन उसे धीरे 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 करके वेलोसिटी कम कर देती और रोक देता, ठीक है। बट अगर वही रोलिंग बॉल विद दी कॉन्स्टेंट स्पीड अगर मैंने फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे लगा दिया, देन इट विल नेवर स्लो and never stop, it will keep moving in the constant speed and cover the infinite distance। समझ में आ गया? क्योंकि टेंडेंसी है ना, यही तो टेंडेंसी है, बॉल की आगे जाने की टेंडेंसी है। तो जो मेरी टेंडेंसी है, आदत सी है जीने में, उसी में रहने दो जी। मोमेंट ऑफ इनर मतलब ये जो इनर्शिया है वो क्या कहना चाहता है, मेंटेन इट्स मोशन। हमको मेंटेन करना अपना मोशन, आगे जा रहे तो जाने ही देना है, रुके है तो रुके ही रहना है, ठीक है। बट अगर कोई डिस्टर्ब कर दे तो बात अलग है कि मैं पत्थर हूँ, मैं तो रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। अब कोई आ गया आगे, भाई मेरे को आम खाना है, उठा करके मेरे को मार दिया, तो मैं मोशन में आ गया, ठीक है। अब मान लो कि मैं पबजी खेले जा रहा हूँ, तो मेरा क्या स्टेट है भाई, तू खेल रहा है तो तू एक मोशन में है, मोशन इन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं तो खेले जा रहा हूँ, फिर माता जी आई और थपेड़ा मार दिया, तो फिर मैं रेस्ट पर आ गया। तो आप देख रहे हो, मेरी टेंडेंसी थी ना कि पबजी खेले जाना है जब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब कर दिया तो रुकना पड़ेगा। पिताजी ने बेल्टे से मार दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो हम रुक गए जी। तो ये चीज़ उसने इजाद की कि इनर्शिया नामक कॉन्सेप्ट होता है। बट दिक्कत क्या हुई मालूम है गैलीलियो के इसमें, कि वो एक्सटर्नल फोर्स को फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। जो फॉर्मूला होता है, टेक्निकल टर्म्स होता है, वो नहीं लिख पाया। बाकी उसने आइडिया बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स नामक एक चीज़ होती है और उसकी वजह से ये पूरा खेला होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इसकी छूटी हुई कहानी है वो पूरी की थी न्यूटन्स ने, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये पूरा होता है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled by some external force to act otherwise। ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअली गैलीलियो ने कहा भी था, कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में अगर है तो मोशन में ही रहना चाहता है, unless and until compelled by some external force to act, कि चेंज हो जा भाई। अब तो इम्प्रूव्ड वर्जन फ्रॉम द गैलीलियोस थियरी है, बस उसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है एक्सटर्नल फोर्स को। जैसे उसने दो कॉन्सेप्ट्स दिए, एक था नेट एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा था इनर्शिया, एंड उसके 3 टाइप, ठीक है। चलो, तो पहले नेट एक्सटर्नल फोर्स को समझते हैं। उसने कहा कि मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं खींचता हूँ, 10 न्यूटन फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स राइट में लगा है, और लेफ्ट में भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है 10 न्यूटन। ये देखो, दोनों में 10 न्यूटन लगाया मैंने, तो रिमोट किधर है? सर जी रिमोट सामने ही है,
ये तो हिला ही नहीं, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहा। यस, बट अगर अब है ना इसमें कम फोर्स लगाता हूँ और इसमें ज़्यादा लगाता हूँ राइट में, तो किधर गया, ये राइट में गया। एक काम करते हैं, अब इसमें कम लगाते हैं, इसमें ज़्यादा लगाते हैं इसमें, ठीक है, तो किधर गया रिमोट, लेफ्ट में गया। तो आपने नोट किया कि जब दोनों साइड बराबर फोर्स लगाया था तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स इज, ये फिलहाल तो हमारा एक्स एक्सिस की ही कहानी है, तो एक्स एक्सिस की कहानी में राइट साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 10 न्यूटन, ये हो जाएगा नेगेटिव 10 न्यूटन। सो नेट फोर्स होता है एडिशन ऑफ सच वेक्टर्स। तो अगर आप ऐड करो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0। जब रिजल्टेंट आ गया 0 तो आप क्या कहोगे, स्टेट ऑफ रेस्ट था। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था, दोनों जगह से सेम ताकत लगाया था तो रिमोट तो हिला नहीं। बट फिर मैंने क्या किया, एक जगह ज़्यादा ताकत लगा दिया 10 न्यूटन, दूसरी जगह कम लगा दिया, तो ये प्लस 10 न्यूटन, लेफ्ट साइड में है तो माइनस 6 न्यूटन। ऐड करके देखो कितना आ गया, 10 माइनस 6 4 न्यूटन, 4 न्यूटन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव 4 न्यूटन है तो किधर जाना चाहिए, पॉजिटिव यानी राइट में जाना चाहिए, और कितना दूर जाना चाहिए, 4 न्यूटन के हिसाब से वो दूर जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपने देखा तीसरा एग्जाम्पल, इधर कम लगाया इधर ज़्यादा लगाया, सो ये है पॉजिटिव 10, ये है नेगेटिव 16, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 16 जो है क्या है माइनस 6, माइनस यानी लेफ्ट में गया और कितना दूर गया, 6 न्यूटन के हिसाब से लेफ्ट में गया। तो ये आपने नोट किया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो कैलकुलेशन है ये न्यूटन ने दिया था, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने नोट किया नेट एक्सटर्नल फोर्स कोरिलेटेड है एक्सेलरेशन से भी। जैसे मान लो दोनों साइड मैंने सेम फोर्स दिया तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आप कहोगे कि 0 हो गया, इसलिए ये तो मूव ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी 0 होगा, राइट। और अगर ये इधर मूव कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी मौजूद था तो एक्सेलरेशन मौजूद होगा, यानी नेट फोर्स 0 नहीं था। आपने नोट किया कि नेट फोर्स जब 0 नहीं था तो इसका मतलब इसमें मोशन था, इसमें चेंज इन वेलोसिटी थी, और क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी थी इसलिए एक्सेलरेशन प्रेजेंट था, एक्सेलरेशन 0 नहीं था। फिर वो राइट में जाना हो या लेफ्ट में जाना हो। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट जो इजाद किया था न्यूटन ने, ये समझ में आया कि नेट फोर्स 0 था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो हमने देखा नेट फोर्स 0 था तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, हाँ रेस्ट पे है। बट जैसे ही नेट फोर्स नॉट 0 आगे बढ़ा, नेट फोर्स नॉट 0 पीछे आया, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन था इधर भी। ओके, तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर दूं कि जब नेट फोर्स 0 हो इसका मतलब यही है कि वो रेस्ट पे है, वो कभी मोशन में नहीं हो सकता? आप सोच रहे होंगे बात तो यही लग रहा है, क्योंकि मोशन में जब था तो नेट फोर्स तो नॉट 0 था, आगे जाता था लेफ्ट में। बट नहीं, वही तो बात है। नोट कीजिएगा, जब आप रेस्ट में थे तो वेलोसिटी 0 था, तो चेंज इन वेलोसिटी वो भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा और नेट फोर्स 0 होगा, ये तो आपने देख ही लिया। बट अगर मोशन में है, वो भी एक स्पेशल केस, मोशन में है बट कैसा, एक स्पेशल केस। कैसा केस? मोशन में है बट यूनिफॉर्म मोशन में है। जब मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये स्पेशल केस है। अब यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा होगा? सोचो, जब v ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन dt 0 ही होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया। और एक्सेलरेशन और नेट फोर्स बराबर ही चलते हैं, आप देख पा रहे हो। तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कैसा था, 0 था। तो नोट किया, नेट फोर्स 0 सिर्फ रेस्ट में नहीं होता है, मोशन में भी हो सकता है, बट वो स्पेशल मोशन होना चाहिए जो है यूनिफॉर्म मोशन। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव था एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 दो सिनारियों में होता है, रेस्ट में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्टोन इधर है, कैसा है, रेस्ट में है, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि जितना, अब नोट कीजिएगा, जितना फोर्स ऊपर से ग्रेविटी दे रहा है उतना ही मेरा हाथ
इधर से दे रहा है। वही अगर मैं पेपर पे रखूँ ना तो पेपर पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, पेपर पे ऐसा रखूँ तो दब जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो नेट फोर्स ज़ीरो करने की कोशिश में है। यहाँ पर तो ज़ीरो हो गया क्योंकि ऊपर से जो ग्रेविटी इसको फोर्स दे रही है उतना ही नीचे से मेरा हाथ यहाँ से मैं ताकत लगा रहा हूँ ना, हाँ, तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी एक फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, इसलिए नेट फोर्स ज़ीरो हो गया और ये शांत यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अच्छा, यू इन अ स्पेस, अगर आपको मैं स्पेस में छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? आप खड़े तो नहीं रहोगे स्पेस में, आप चलोगे, जैसे सैटेलाइट चलता है। तो जब सैटेलाइट चलता है तो आपने नोट किया वो मोशन में है, बट कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है सैटेलाइट, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, और जब कांस्टेंट स्पीड होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो उसका भी नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। सो सैटेलाइट जब स्पेस में, नेट फोर्स ज़ीरो है। जब एस्ट्रोनॉट भी बाहर चले जाते हैं स्पेस में, तो जब वो अपने स्पेस शटल में है तब तो वो स्पीड दे रहा है, तभी तो स्पेस शटल आगे बढ़ रही है, बट अगर वो निकल जाए स्पेस में तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे सैटेलाइट चल रहा है। सैटेलाइट की जगह एस्ट्रोनॉट को इमेजिन कर लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात है? क्लियर हो रही है? तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो उसने अच्छे से वेल डिफाइन किया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस टू चेंज है, यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जो इसने कहा है गैलीलियो ने, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स मोशन अनलेस डिस्टर्ब, ठीक है, अनलेस डिस्टर्ब यानी एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ऑलमोस्ट सेम है, बस गैलीलियो की दिक्कत ये थी फॉर्मुलेशन नहीं दे पाया था, जो कि न्यूटन बाबा ने फॉर्मुलेशन दे दिया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को समझते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज हम कह रहे हैं, यानी आदत से मजबूर। क्या करूँ ओ लेडीज़, हम है आदत से मजबूर, यही आपका इनर्शिया है ना, कि हम रेजिस्ट टू चेंज, हम चेंज होना ही नहीं चाहते। अगर घर बैठे हैं तो घर बैठे ही रहना है, हमको जॉब नहीं करनी है। और कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं कि 70-70 घंटा काम करो, हमको रेस्ट नहीं चाहिए, आदत से मजबूर, ठीक है। पूरी दुनिया लॉ ऑफ इनर्शिया पर चल रही है। अच्छा, अब आते हैं 3 बातों पर। टाइप्स ऑफ इनर्शिया के 3 टाइप है। पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहेगा कि इनर्शिया यानी आदत से मजबूर, आदत से मजबूर आराम करने की। कैसे हिंदी में मज़ा आ जाता है समझने में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आदत से मजबूर आराम करने की, यानी टू मेंटेन इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। सुबह भी सोए हैं, रात को भी सोए हैं, वापस दिन हो जाता है सोए हैं, सोते ही रहना चाहते हैं जब तक माता जी आ करके थपेड़ा नहीं मारती थी, राइट। जब थपेड़ा मारती है, एक्सटर्नल फोर्स आता है, तब तुम मोशन में आते हो कि अरे हाँ नहाने जाना है, अरे काम पे जाना है, राइट। नहीं तो अपनी जो टेंडेंसी है आदत से मजबूर, उसी में रहना चाहते हैं। ये तो थोड़ा सा सरकास्टिक एग्जाम्पल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप किस में बैठे हो? कार में बैठे हो, ठीक है। और फिर अचानक से, अच्छा कार छोड़ो, दोस्ती यारी में आप बाइक में बैठते हो ना, बाइक में बैठे हो, ठीक है। फिर अचानक से आपका दोस्त एक्सेलरेट कर देता है जूम करके, तो आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो या वहीं पर रहते हो? 3 ही बातें हो सकती है आइदर आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे, वहीं पर रहोगे। क्या होता है आपके साथ? सर हम पीछे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप पीछे जाते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आदत थी कि बाइक पर बैठे हैं तो रेस्ट में रहने की आदत थी। अचानक से जब मोशन आया तो अब एक्सटर्नल फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स आया तो आपका स्टेट चेंज हो गया, आपका स्टेट चेंज हो गया और फिर आप मोशन में आने लगे। और वही जो पीछे जाना था वो इंडिकेशन था कि रेस्ट से मोशन में जाना है, अब बॉडी को चेंज होना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ना चीज़ें कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहना चाहता है कि आदत सी है रेस्ट में रहने की, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा हम पर तो पहले तो हम रेजिस्ट करेंगे, ज़्यादा रेजिस्ट कर नहीं पाएंगे, बट फिर बाद में चेंज कर लेंगे स्टेट और जहाँ पर तुम कहो वो फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोशन है, क्या है? पहले आदत सी है ऐसे जीने में, फिर एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है तो रेजिस्ट करते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर पाते, फिर जैसे वो कहे हम मान लेते हैं। रुकना है रुक जाएंगे, मुड़ना है मुड़ जाएंगे, उड़ना है उड़ जाएंगे, ठीक है, अलग स्टेट में चले जाएंगे। तो ये 3 फेज़ है। वैसे ही हमारे पास सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर इस फ्रेमवर्क से देखें तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे पर ज़्यादा रेजिस्ट कर नहीं पाएंगे, फिर आप जो स्टेट में कहेंगे उस स्टेट में चले जाएंगे। जैसे आप खेल रहे हो पबजी, मज़ा आ रहा है, जू भाई बताएगा आज हेडशॉट कैसे मारना है, बड़ा नूब हमको कह रहा था जी, हाँ, तो आप तो मस्त खेल रहे हो, फिर रूम में आ जाती है माता जी, मारती है थपेड़ा। खेलना तो आप गेम ही चाहते थे, फिर एक्सटर्नल फोर्स आया थपेड़ा, तो फिर रेजिस्ट किया, एक थपेड़ा रेजिस्ट किया, दूसरा थपेड़ा आया, छोड़ना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, और माता जी क्या करना है, पढ़ाई करनी है, तो वो स्टेट में चले गए पढ़ाई करने के। अब ये सरकास्टिक एग्जाम्पल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता है कि यहाँ पर आप बस में चल रहे हो, बस आगे जा रही है और आप खड़े हो, ठीक है, टिंगिंग 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 टिंगिंग, बस घोड़ा गाड़ी जैसी फील आती है, ओके, बस आगे चल रही है, आप चल रहे हो, अचानक से ड्राइवर ने मार दिया ब्रेक। अच्छा, जब ड्राइवर ने मारा ब्रेक, आप पीछे जाते हो, आगे जाते हो, या वहीं पर खड़े रहते हो? सर जी हमने वो वीडियो देखा है, लड़की चपेट मार देती है, फिर एफआईआर करती है, रातों रात फेमस हो जाती है ना, वो बस के एक्सीडेंट में, वो एक हमको रील याद है। हाँ, अगर आपको याद है तो उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि हाँ आदमी आगे गिरता है। अरे जी ऐसा नहीं है, टेक्निकली ऐसा नहीं है, बाकी आंसर तो आपने सही दिया है जुगाड़ लगा करके, बट टेक्निकली ये बात है कि बस की मोशन आगे है, इसलिए आपके बॉडी की भी मोशन आगे है, ठीक है, तो वो मोशन की कहानी चल रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन, मस्त, अपने आदत से है मजबूर आगे जाने की। बट फिर एक एक्सटर्नल फोर्स आया जो था ब्रेक। जैसे ही ब्रेक आया, फिर क्या हुआ, आप तो रेजिस्ट करना चाहते थे भाई, है ना, हमको तो यही मोशन में रहना है जी, बट क्योंकि ब्रेक इतना ज़ोर से है, कितने टाइम तक रेजिस्ट करोगे, थोड़े टाइम के बाद तो फिर जवाब दे देगा। तो बस वही है, रेजिस्ट करने की कोशिश की, हो ना पाया, तो फिर आपका हुआ, देखो जब रेजिस्ट करने गए आप आगे गए क्योंकि आपका मोशन आगे का था, ठीक है, फिर बाद में एक नए स्टेट में आ गए जो कि खड़े रहने का स्टेट था। तो वही फेस है, 3 फेस है, एक आदत से मजबूर, फिर एक्सटर्नल फोर्स आने पर रेजिस्टेंस, और फिर बाद में नए स्टेट में जाना। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर देखी। तीसरा आ गया ये जो कि हमारे साथ हुआ, एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। यानी हम ओला कैब में बैठे थे, ड्राइवर जी चला रहे थे, मस्त स्पीड में चला रहे थे हाईवे में, फिर अचानक से आ गया यू टर्न, उसने मार दिया जोर से ऐसा मार दिया, हम चले गए ऐसा, और एकदम टोमड़ा आ गया सर पे, बाजू का दरवाज़ा लग गया, ठीक है। तो ये आपके साथ हुआ है, अगर हुआ है तो बेसिकली आपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन फेस किया है। यानी इनर्शिया क्या कहता है, आदत से मजबूर, किस में, उस डायरेक्शन में रहने की। तो गाड़ी आगे चल रही थी, हमारी भी आदत थी उसी डायरेक्शन में आगे जाने की, नॉर्थ में, ठीक है, फिर वो अचानक से चला गया लेफ्ट, यानी अचानक से चला गया वेस्ट, ठीक है, अब वो तो चला गया वेस्ट, हमारा यहाँ पर टोमड़ा बाजू में आ गया ईस्ट में, ठीक है। तो ये आपके साथ हुआ है। ये क्यों हुआ है, वही 3 फेस, हम मोशन में रहना चाहते थे, ऐसा उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाया चेंज का इस प्रकार से, तो फिर मैंने रेजिस्ट करने का कोशिश किया, हो नहीं पाया, तो उसी चक्कर में, रेजिस्टेंस के चक्कर में इधर ऐसा हो गया, और फिर तीसरा इसमें हम स्टेट में आ गए, अब उस डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना बार बार टिंगिंग 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 ऐसे तोमड़ा आते जा रहा है, फिर तो हम पोकेमॉन बन जाते, तो ऐसा नहीं होता, एक ही बार होता है, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम एक नए स्टेट में चले जाते हैं कि ये वाले डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो मुझे लगता है आपको फील आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चनर आपके लिए। अब क्वेश्चनर से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपने नोट की कि ऐसा क्यों हुआ कि जब ड्राइवर ने लेफ़्ट मारा तो मैंने यहाँ पर राइट में मेरा सर टकराया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बॉडी मेक श्योर करना चाहता है कि नेट फोर्स 0 रहे, जितना यहाँ पर ताकत से उसने किया उतना ही ताकत से मैं यहाँ पर जाता हूँ। सिमिलरली बस में भी होता है। ऐसा क्यों होता है कि मैं बस में हूँ, ठीक है, बस वाले ने अचानक से ब्रेक मारा तो मैं आगे जाता हूँ, मैं पीछे नहीं जाता, क्योंकि जब बस ने ब्रेक मारा तो उसने एक पीछे का फ्रिक्शन वाला फोर्स लगा, तो जितना फ्रिक्शन का लगा उतना ही तुम आगे लगाओगे तब जा करके। अगर तेज़ी से चल रहा है अचानक से मारा, ठीक है, तो जितना यहाँ पर गया उतना ही तुम दूर जाओगे, हल्के में किया तो हल्का ही आगे जर्क आएगा, राइट। तो ये आप नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देख सकते हो, और यही आपका ओवरऑल न्यूटन्स का पहला नियम था, फर्स्ट लॉ था। मुझे लगता है क्लियर हो रहा है, जिसने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का कैलकुलेशन कैसा है, कैसे वर्क करता है, और फिर इनर्शिया के ये 3 टाइप होते हैं, जो गैलीलियो को एक्चुअली फील तो आया था कि बाहर की कोई तो एक
ताकत है जो ये डिस्टर्ब करता है, बट उसको अच्छे से नरेट नहीं कर पाया था, जो कि न्यूटन ने किया है और आगे उसके टेक्निकल सिद्धांत भी दिए हैं, फॉर्मुलेशन भी दिए हैं, जो कि गैलीलियो नहीं दे पाया था। ठीक है, अब वो आगे के जो सेकेंड लॉ समझने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चनर है, वो आप कर लो और फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड लॉ भी। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मेरे पास 1 ग्राम की पेपर क्लिप है, मैंने आपके सामने फेंका, तो क्या आप उसको पकड़ लोगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो उसको रोक लेंगे, पकड़ लेंगे। यस, आई कैन स्टॉप 1 ग्राम ऑफ पेपर क्लिप इफ़ यू थ्रो एट मी। अच्छा, एक काम करता हूँ, बुलेट थ्रो करता हूँ आपके सामने। हाँ सर जी, पेपर क्लिप हो, बुलेट हो, हम तो कैच कर लेंगे। ऐसे नहीं, पिस्तौल से मैं बस 1 ग्राम की छोटी सी बुलेट पिस्तौल से आपके सर पे मारता हूँ, बस ऐसे कैच कर लेना। सर कैसी बात कर रहे हो, ये हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? सर इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा होगी तो छोटी चीज़ भी हमको चुभेगी ना सर जी, है ना। अगर अब मान लो नारियल है, नारियल तो ऐसे कोई फेंके तो हम कैच कर ले, ऊपर से जब नारियल गिरता है ना तो कैच करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? आपकी बिल्डिंग के ऊपर से मैं नारियल फेंकूँ और एक नीचे से आपको ऐसे थ्रो करूँ, कौन सा इजी होता है? इससे सामने सामने थ्रो करना इजी होता है, बिल्डिंग के ऊपर से सर जी मर ना जाऊँ मैं। कोशिश तो कर लूँगा, बट उंगलियाँ भी टूट सकती है। एट योर ओन रिस्क करके देखना, बट एट योर ओन रिस्क। टूट गए तो फिर मेरे ऊपर मत आना। रीज़न मैंने बता दिया, हाई स्पीड की वजह से ये दिक्कत होती है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि अगर कुछ भी चीज़ मेरे को स्टॉप करनी है तो कम स्पीड में ला करके दे दो, बात बन जाएगी, है ना। जैसे मैंने कम कर दिया, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड कर दिया, ठीक है, कम स्पीड कर दिया। अब मैं आपके सामने नारियल फेंक रहा हूँ, कैच कर लोगे। बुलेट फेंक रहा हूँ, बुलेट भी कैच कर लोगे। 10 मीटर पर सेकंड क्या ही है सर जी, ठीक है। पेपर क्लिप हो गया, वो भी कैच कर लोगे। अब हाथी फेंकूँ तो कैच करोगे? हाथी कैच सर जी, स्पीड कम करने से ही थोड़ी ना बात बनती है, फिर वजन भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ, वजन भी तो देखना पड़ता है, मास भी तो देखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा मास हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कम मास हो तो बढ़िया है, ज़्यादा मास हो गया तो हम नहीं कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉपिंग अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज़ ईजी, क्योंकि इसका मास जो है वो कम है। वही अगर एलिफेंट इसी गति से फेंकूँ तो तुम स्टॉप नहीं कर पाओगे। बस यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? बेसिकली वो बताता है अबाउट हाउ मच मोशन इज कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसमें कितना मोशन है, कैसे चेक करें? मोमेंटम, ये पैरामीटर से पता चल जाता है। तो मोमेंटम आपने देखा, मोमेंटम 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, क्या? स्पीड एंड वेट, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। यस, मोमेंटम इज़ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे मैंने बताया कि अगर हाथी फेंकूँ आपके ऊपर, आप नहीं कैच कर पाओगे क्योंकि वजन ज़्यादा है। वही अगर बुलेट को पिस्तौल से आपके सामने ऐसे उड़ा दूँ तो आप नहीं कैच कर पाओगे, क्योंकि उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों? दोनों ही चीज़ में मोशन बहुत ज़्यादा था। इन शॉर्ट अगर लेमन टर्म्स में कहूँ तो मोशन बहुत ज़्यादा था। यस और नो? और वो मोशन क्यों ज़्यादा था? बिकॉज मोशन इन अ बॉडी, मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज़ नथिंग बट मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मुलेशन को आपको अब अच्छे से याद रखना है। इजी है ना, समझ में आ गया ना? कभी भी याद रखना है यही एग्जाम्पल। बुलेट को पकड़ो, हाथी को पकड़ो। अच्छा, मास और वेलोसिटी दोनों हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि दोनों ज़्यादा मोशन क्रिएट करते हैं, यानी ज़्यादा मोमेंटम की बात हो रही है। सो मोमेंटम इज़ दिस थिंग। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पूछूँ कि मास का यूनिट क्या है? केजी है। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो फिर यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से कनेक्टेड आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पावर अपॉन डी टी, एंड वो कह रहा है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। अगेन आप पढ़ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इसलिए डेरिवेटिव आया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट,
तो दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको ये साइन हटाना है तो इज इक्वल टू के इंटू डी पी बाई डी टी। के को जनरली 1 कंसिडर किया जाता है फॉर दी सिंप्लिसिटी, सो एफ बार इज डी पी बार अपॉन डी टी आप देखते हो, बट मोस्ट या आप कहना चाहिए मोर एक्यूरेट इज एफ बार इज के डी पी बार अपॉन डी टी। के को 1 माना जाता है चीज़ों में, इसलिए हम कहते हैं एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, बट हमको पता है पी बार तो मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इंटू वेलोसिटी, मास तो स्केलर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर है, सो एम वी बार। ठीक है, अगर मैं मास को फिक्स रखूँ एक कांस्टेंट, जैसे हाथी हो गया, बुलेट हो गया, अगर मास फिक्स है तो फिर वो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है, बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एम बाहर आ गया एंड डी वी बार अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी बार अपॉन डी टी हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये ज़ीरो कैसे है, हाँ ये ज़ीरो हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर मैंने ये कहा आपसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अगर ज़ीरो हो गया तो फिर आप कहोगे कि फोर्स ज़ीरो हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स ज़ीरो होता है, या आपने प्रीवियस में भी देखा था यूनिफॉर्म मोशन स्पेस में आप हो तो वहाँ पर क्या है, फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो उसके लिए ये ठीक है। फिलहाल ये होना नहीं चाहिए, हमेशा थोड़ी ना ऐसा होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी, चेंज इन वेलोसिटी मे और मे नॉट बी ज़ीरो। ठीक, तो अगर ऐसा है तो फिर आप ये कह सकते हो ना एफ बार इज इक्वल टू एम डी वी बार अपॉन डी टी। यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ नहीं, मैंने बस ये स्टेटमेंट को इसमें लिखा है, ये साइन को हटा करके इक्वल टू के डी पी बार अपॉन डी टी का है, के को 1 का है तो ये चीज़ मिली है। फिर मोमेंटम का यूज़ किया है फॉर्मूला एम वी बार, एम क्योंकि कांस्टेंट है, मास फिक्स है तो एम कांस्टेंट है तो बाहर आ सकते हैं डेरिवेटिव के, तो ये डी वी बार अपॉन डी टी बना है यहाँ तक। फिर मैं कहूँगा ये वाली चीज़ होती है एक्सेलरेशन, तो एफ बार किसके बराबर आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया, एंड दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला कि एफ बार क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे आया, ऐसे आया, ये मत कहना कि यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये तो डेरिवेशन से आया है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। इसका अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और एनालिसिस करो तो एफ बार इज इक्वल टू मा आपको मिल जाता है। इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। स्केलर वर्जन अगर देखें तो एफ इज इक्वल टू एम है, स्केलर वर्जन यानी दोनों साइड मॉड लगा लो तो स्केलर वर्जन आ जाएगा, राइट। सो मॉड एफ बार इज इक्वल टू मॉड एम ए बार। मॉड एफ बार को हम एफ कहेंगे, मॉड एम ए बार तो मॉड स्प्लिट हो जाएगा, तो मॉड एम स्केलर का तो वही वैल्यू होता है, ये वेक्टर का हम ए मान लेते हैं। सो एफ इज़ एम ए, ये स्केलर वर्जन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मास इंटू 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ यूनिट्स क्या होंगे, तो फोर्स का यूनिट हम जनरली कहते हैं 1 न्यूटन। न्यूटन में आपने क्यों, न्यूटन बाबा का ही देन है ये फोर्स, तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, तो 1 न्यूटन हम कहते हैं, राइट। यूनिट ऑफ फोर्स इज जनरली 1 न्यूटन, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। मास आपका होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 1 यूनिट आपने देखा होगा लेक्चर 1 में किसके बराबर है, 5 डाइन के बराबर है 5 डायन के बराबर है, यानी 10 का पावर 5 डायन। हिंदी में बता रहा हूँ, डायन यानी चुड़ैल। सो न्यूटन बाबा के बराबर 5 चुड़ैल, इतने ताकतवर है न्यूटन बाबा, एक चुड़ैल से बात नहीं बनती है, 5 चुड़ैल चाहिए। सो 10 का पावर 5 डाइन, ये याद रखने के लिए ट्रिक्स है, बाकी इसको दिल पे नहीं लेना है। तीसरी बात, F इज इक्वल टू एम ए इन दी कंपोनेंट फॉर्म भी आप कह सकते हो। जैसे अगर x कंपोनेंट पूछे तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले ये वाला वर्जन देख लेते हैं जो कि इजी है। F इज इक्वल टू एम ए में मास तो आपका कांस्टेंट ही है, तो अगर यहाँ पर x लगाओगे तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर y लगाओगे तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ये आ गया। वही अगर उसमें z लगाओगे तो एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट ये आ गया। ठीक है जी। और अगर आपको ऐसा कहना हो मोमेंटम के हिसाब से एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी होता है, तो अगर x कंपोनेंट लोगे एफ एक्स तो डी पी एक्स अपॉन डी टी ऐसा हो जाएगा। फिर y लोगे तो y हो जाएगा, z लोगे तो z हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना।
तो सवाल हमसे कहता है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? क्या लगता है आपको? सर जी ये सवाल इतना कठिन नहीं है, बट ये याद दिला रहा है क्या? के काइनेमेटिक इक्वेशन. अरे हाँ कि ना, कि हमारे पास बुलेट है, ठीक है, अ बुलेट ऑफ मास दिस थिंग मूविंग विद अ स्पीड, तो इसके पास एक स्पीड है. एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक में एंटर हो गई है, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, एंटर हो गई है, ठीक है. एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस उसने लिया और फिर बाद में यहाँ पर वो बुलेट जो है वो रुक गई है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो गई है. व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स पूछ रहे हैं एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट. तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पर इसने फोर्स लगाया है तभी जा कर के वो अंदर रुकी है, नहीं तो इनफाइनाइट चलती रहती है ना, स्पेस पे मारो बुलेट चलती रहेगी रुकेगी नहीं. तो ये बात है कि कितना फोर्स लगाया था वो पूछा जा रहा है. तो आपको याद आया काइनेमेटिक इक्वेशन, डायग्राम बना करके ही आपको फील आ रहा होगा कि अच्छा ये गड्डी है, गड्डी को ब्रेक मारा तो रुक गई, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है. स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है? -u²/2a, राइट. याद आ रहा होगा. अगर नहीं आता तो डिराइव कर सकते हो, मैंने कहा था बाय हार्ट करने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कितना कहा गया है 60 सेंटीमीटर. गलत बात, मीटर में चीज़ें है तो मीटर में लानी पड़ेगी, 0.6 मीटर हो जाएगा, है ना. 60 सेंटीमीटर इज 60 × 10⁻² मीटर, तो 0.6 मीटर हो जाएगा. और क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तो फोर्स होता है ma. वजन दिया है क्या? वजन दिया है 0.04, और एसेलरेशन नहीं दिया है, तो एसेलरेशन इस वाले स्टोरी से एसेलरेशन निकालनी पड़ेगी. निकाल लोगे तो फोर्स आ जाएगा. कैसे निकालोगे इसमें से एसेलरेशन? क्या नहीं दिया गया है? सविता के हिसाब से समय नहीं दिया गया है, तो तीसरा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए, v² - u² = 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 90² है, 2 एसेलरेशन नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट 0.6 है. रीअरेंज करोगे तो एसेलरेशन आ जाएगा, आ गया तो इसमें डाल देना, फोर्स आ जाएगा. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है. तो आप देख सकते हो, पहले गिवन डेटा लिखा, फिर क्या निकालना है? फोर्स होता है m दिया गया है, a नहीं पता, a निकालने के लिए ये स्टोरी हमने यहाँ पर लिखी. स्टोरी लिखी तब समझ में आ गया कि अच्छा ये तो काइनेमेटिक के इक्वेशंस चल रहे हैं. तो काइनेमेटिक के इक्वेशन के हिसाब से v² - u² = 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, ये सब करके फिर ये फार्मूला देख करके आपको याद होगा, अरे सर जी यही तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है ना, कि अगर s को इधर रखे, a को इधर रखे, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू -u²/2a. वही मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप 2 स्टेप में आ सकते हो ना, ठीक है. फिर आपने देखा ये -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए. ये माइनस क्या मालूम है? कि धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी कम होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगी तो एसेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हुआ. वो रिटार्डेशन बताने के लिए ही वो माइनस है, ठीक है. तो एसेलरेशन कैसा था? नेगेटिव एसेलरेशन, यानी रिटार्डेशन हुआ था, ठीक है. फिर फोर्स पूछा जा रहा था, फोर्स कितना एग्जिबिट किया गया, तो फोर्स आपका 270 न्यूटन एग्जिबिट किया गया, ठीक है. ये स्केलर चीज़ है, हम मॉड में चीज़ें लिखते हैं तो उस हिसाब से लिख रहे हैं. तो मॉड में जब चीज़ें लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो वही बात है, हमारा पॉजिटिव 270 न्यूटन का आंसर आया. समझ में आया? यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी वो 1 न्यूटन होता है. यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगी. चलिए एग्जाम्पल 2 आपके सामने. बॉल ऊपर है, मैंने उसको गिरा दिया ज़मीन पर, ऐसे ऊपर रखा टेनिस बॉल और छोड़ दिया. टेनिस बॉल का मास m था, छोड़ दिया, तो बताना फोर्स ऑन दी पार्टिकल कितना होगा, फोर्स ऑन दिस बॉल कितना होगा. ये इजी होना चाहिए. फोर्स होता है ma, a यहाँ पर एसेलरेशन, क्योंकि धरती पर हम है तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो a की जगह g कहना है, बात ख़त्म. क्लियर हो गया? बस यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे आज के क्लास में. तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एक बार रिकैप दे देता हूँ, हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. केवमैन में फोर्स कैसा दिखाई देता था, एरिस्टोटल ने उसको जनरलाइज कैसे किया, बट वो एक फैलेसी थी क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लेस की कहानी इन्वॉल्व नहीं की गई थी. फिर गैलीलियो ने वो फ्रिक्शनल लेस पर स्टडी करके वो प्रूव किया कि एरिस्टोटल गलत थे. बट गैलीलियो जो है वो इनर्शिया का आइडिया दे पाया, बट उसको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दे पाया, उसको डेप्थ में नहीं बता पाया, फॉर्मुलेशन नहीं कर पाया, जो कि न्यूटन्स आ करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ दे करके उसने पूरा कच्चा छिट्टा ही ख़त्म कर दिया मोशन इन अ बॉडी का, ठीक है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ जो न्यूटन था उसमें हमने देखा कि फर्स्ट लॉ क्या कहता था हमसे कि एक बॉडी जो है वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, रेस्ट में तो रेस्ट में ही, मोशन में तो मोशन में ही, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज द स्टेट, राइट। तो वो उसने दिया, उससे इनर्शिया का भी कहानी क्लियर हो गया, 3 टाइप हमने सीख लिए। फिर हमने देखा कि मोमेंटम नामक चीज़ होती है जो बताती है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, और वो डिपेंड होती है उसकी स्पीड और वजन पर, मास पर, ठीक है। तो उस पर हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इसलिए वो फोर्स इस ma का जन्म हुआ था। फिर हम उस पर 1-2 एग्जाम्पल किया, अब ATC के PYQs पर आ रहे हैं। चलिए, तो रेडी हो क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर जी बताइए, ये रहा। A ball is thrown upward at a place where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. The acceleration of the ball during its motion upward and its height point respectively are what? बताइए क्या होगा आंसर। A ball is thrown upward at a place where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन अपवर्ड एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली क्या होगा। मैंने क्या कहा था, आप बॉडी को इधर रखो, बॉडी ले लो या बॉल ले लो, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS तो बॉडी कहता है, बट हम कहेंगे बॉल इधर था, बॉल ऊपर गया, पीक पर गया या नीचे, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होता है, उसका डायरेक्शन नीचे होता है। तो हमारा जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम कहते हैं नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम ऐसा कहते हैं। बट याद रखना, एक और चीज़ मैं कह देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही लो। कुछ कुछ कन्वेंशन ऐसे भी कहते हैं कि हम नीचे को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को नेगेटिव लेंगे, वो भी ठीक है। समझ में आ रही है बात। कन्वेंशन है यानी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सॉल्व करो, रूल नहीं है। रूल वर्सेस कन्वेंशन में फ़र्क होता है। रूल इज़ अ रूल, रूल इज़ अ रूल यानी 1 + 1 = 2, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, वो रूल होता है। कन्वेंशन आपके ऊपर है। तो हमने जनरली इन कन्वेंशन को मान रखा है कि अपना एक ही है कि नीचे नेगेटिव y एक्सिस होती है तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर पॉजिटिव y होती है तो पॉजिटिव लेंगे, राइट में पॉजिटिव x, लेफ्ट में नेगेटिव x, ठीक है। तो अब मेरे को बताना, एक्सीलरेशन तो सेम ही होगा ना, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल वो तो g होगा, 0 तो हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग साइन हो जाए, ये भी गलत है। तो देखो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर ये मैंने बताया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0, ये आपको पता ही है, हमने काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v ऑफ t गिवन है। इट्स एक्सीलरेशन एट द इंस्टेंट इट्स स्टॉप इज, एक्सीलरेशन एट द इंस्टेंट इट्स स्टॉप इज क्या होगा। तो अगर वो रुक गया है, उस समय आप मांग रहे हो एक्सेलरेशन क्या है, रुक गया है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अगर वेलोसिटी 0 हो चुकी है तो 27 - 3t² 0 हो चुका है, ठीक है, यानी t² हो चुका है 27/3, यानी कितना हो चुका है 9, यानी t कितना हो चुका है +-3। समय कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t = 3। t = 3 पर आप एक्सेलरेशन पूछ रहे हो, वो तो होता है dv/dt, तो v को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ गया। अब समय को t को रख करके 3 आप पूछ रहे हो कि आंसर कितना आएगा, -6 × 3 = -18, ये आ गया ऑप्शन 1। कितना बढ़िया, कितना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अ बॉल ऑफ 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डैश टुवर्ड्स द डैश। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। कर लिया ट्राई, करे सॉल्व। ये देखो, ये बॉल है जिसकी मास उन्होंने कह रखी है 2 kg है, फोर्स लगाया है टुवर्ड्स द ईस्ट। उप्स, ईस्ट तो इधर आया, ठीक है, ये आपका ईस्ट है ना, ईस्ट में फोर्स लगाया गया है, ठीक है। ईस्ट में कितना फोर्स लगाया गया है, फोर्स वो कह रहे हैं 10 न्यूटन का लगाया गया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डैश टुवर्ड्स द डैश, ओके। फोर्स होता है मा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा force/m। फोर्स आपका 10 है, मास आपका 2 है, तो फोर्स आ गया 5। तो 5 5
देखो यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, केजी और ये क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कहानी है, इसमें कोई यूनिट पर नहीं खेला गया है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, नहीं तो नोट नहीं करोगे तो दिक्कतें आ जाएगी, बस एफ इज़ माँ करते रहोगे, है ना, तो फिर आपका मामा टाटा सब हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये आपको ध्यान रखना है यूनिट स्पेशली, तो इसलिए मैं आपको रिमाइंड भी दिला रहा हूँ। तो फाइव का तो ये हो गया। अब ये ईस्ट है या वेस्ट है, तो वेक्टर क्या कहता है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होना चाहिए, और मोमेंटम आपका एम ए है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहना चाहिए, दैट एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का होगा, ठीक है। तो अगर ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही जाएगा, वेस्ट कैसे हो जाएगा जी। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट सडनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल स्पेसशिप इफ द स्पेसशिप इज एक्सलेटिंग इन द इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट आफ्टर द इंस्टेंट ही इज आउटसाइड द स्पेस इज, बताइए क्या होगा। इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अपने मस्त एक डिब्बे जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, है ना, स्पेसशिप में वो मस्त चल रहा है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब गलती से दरवाज़ा खुल गया इसमें से और एस्ट्रोनॉट आ गया बाहर। अब बताना कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। याद आया कुछ चीज़, यू आर इन स्पेस, तो आप या मैंने कहा था यू आर इन स्पेस को नहीं इमेजिन कर पाए तो सैटेलाइट को इमेजिन कर लो, कांस्टेंट गति से घूमते रहता है, स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी नील बटा सन्नाटा, जब चेंज इन वेलोसिटी इज नील बटा सन्नाटा तो एक्सेलरेशन इज सन्नाटा, यानी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। समझ में आ रही है बात। इन शॉर्ट यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ये बाहर आ गया है तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अब स्पेस में घूमता रहेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहेगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कितना होगा, d कांस्टेंट अपॉन dt विच इज़ 0। इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया। तो आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त। नहीं, कैसे समाप्त हो जाए जी, एक और सवाल आ गया हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है। An object of mass 5 kg is sliding with a constant velocity, this thing on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is. इतना मैंने डेप्थ में पढ़ा है, देख करके ही मुस्कान आनी चाहिए, और ये मुस्कान झूठी नहीं है। ये मुस्कान सही है। आंसर बताओ क्या आंसर आया। कि सर जी गैलीलियो की कहानी याद आ गई। इतने अच्छे से समझाया था आपने कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मास इसका 5 kg, इसको एक वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इसको दिया है ना। और ये कैसा है, ये फ्रिक्शन लेस है, ये आइस से बना हुआ है, या फ्रिक्शन लेस कह दो, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अरिजीत सिंह की याद आ गई कि हम ये है, हमको एक कांस्टेंट गति दे दी है फ्रिक्शनलेस पर, जब तक हमको कोई नीचे से रोक ना दे कि तू मेरा भाई है रुक जा यार, ये कहा एक को अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है ना, कोई ऐसा रोक ना दे, फ्रिक्शन ना दे हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो फिर फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग, गैलीलियो ने क्या कहा था, अरिस्टोटल गलत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ये ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा और कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है ना। टू कीप इट मूविंग कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। 0 इज इनफ, 0 न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अगर चाहो तो इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से भी देखा जा सकता है। जैसे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी नेट फोर्स इस पर 0 होगा। और ऐसे सिचुएशंस में भी यूनिफॉर्म मोशन के दौरान में भी नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी मोशन में ही रहती है। जैसे आपको उठा करके स्पेस में डाल दिया, उसमें फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, नेट फोर्स 0 है, आप चलते ही रहोगे। यहाँ पर भी अगर उसको एक बार ही स्टार्ट में धक्का दे दिया था और उसने एक गति ले ली थी जो कि आपकी थी 12 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल में वो चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा उसी गति से, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अब कोई देने की ज़रूरत नहीं हो, तो चलता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। तो ये आप अपना न्यूटन बाबा का जो पहला नियम है उससे भी बता सकते थे, जो कि था एक्सटर्नल नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट।
राइट, उससे भी बता सकते हैं। मैंने 2 बातें की थी कि नेट फोर्स ज़ीरो एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है और स्टेट ऑफ मोशन में भी नेट फोर्स ज़ीरो होता है, बस वो स्पेशल मोशन है जो कि है यूनिफॉर्म मोशन। बस ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसी के साथ आपका लेक्चर होता है समाप्त। आई होप यू एंजॉयड दी पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 और भी आने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग दी वीडियो।